हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल लैंग्वेज, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पे, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसका सेक्शन लिमिट होगा 1 से लेकर 25 तक। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि बेसिक्स क्या है एनआई एक्ट का। तो एनआई एक्ट बेसिकली एक्ट 26 ऑफ 1881 से लेके आया गया था। कुल चैप्टर्स इसमें 17 हैं और कुल धाराएं इसमें 148 हैं। इसका डेट ऑफ एसेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, डेट ऑफ एसेंट है 9 मई 1881 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 मार्च 1882। इसका प्रेम्बल कहता है कि ये जो पूरा एक्ट है ये डिफाइन करेगा, ये अमेंड करेगा लॉ किसके लिए, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के लिए। और ये एनआई एक्ट का सोर्स क्या है, तो इंग्लिश कॉमन लॉ इज द सोर्स ऑफ एनआई एक्ट। आगे बढ़ते हैं। हुंडी क्या है, तो हुंडी का मतलब एक बेसिकली ये संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है हुंड, जिसका मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। इस एक्ट से हुंडी का कोई लेना देना नहीं है, ये सेक्शन 1 में भी मेंशन है। तो हुंडी को बस इतना ही जानना है कि हुंडी का मतलब है कि एक्ट ऑफ एक्सचेंज, एक इंस्ट्रूमेंट होगा एक्सचेंज का, जो कि संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका क्या है वर्ड, रूट हुंड। एसेंशियल्स क्या है देख लेते हैं जल्दी से। एनआई एक्ट के एसेंशियल्स को हम लोग समझते हैं। एनआई एक्ट बेसिकली, एनआई क्या है, ट्रांसफरेबल है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर बाय इंडोर्समेंट, या तो इंडोर्समेंट के मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब रिटर्न फॉर्म में, या ट्रांसफर बाय डिलीवरी, बस कोई नेम नहीं दिया हो, पोजीशन का ट्रांसफर हो जाए। इंडिपेंडेंट टाइटल होता है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी अपने अपने इंडिपेंडेंट टाइटल होते हैं। ट्रांसफरर का डिफेक्टिव टाइटल होता है। क्यों, किसी भी ट्रांसफर में जो ट्रांसफरर है, कोई भी गलती उसी के तरफ से हो सकता है ना, कोई भी लॉ वही ब्रेक कर सकता है ना, जो एक्सेप्टर है वो थोड़ी लॉ ब्रेक करेगा, उसे तो उसका तो काम बस एक्सेप्ट करना है। तो ट्रांसफरर का डिफेक्टिव टाइटल होता है, ट्रांसफरी का इफेक्टिव टाइटल होता है। अमाउंट में सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को राइट टू स्यू होता है, जिसके पास वो प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, वो होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है और दोनों के पास राइट है स्यू का। राइटिंग में होना चाहिए। और राइट टू ऑफ पर्सन क्रिएट करता है टू रिसीव मनी एंड लायबिलिटी क्रिएट करता है टू गिव मनी। चैप्टर 1 पे आते हैं और ये कवर अप करता है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक, जिसमें सेक्शन 1 जो है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल का, तो ये कहलाता है एनआई एक्ट 1882, होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड है। और इसका कोई भी जो भी एक्ट है ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा किस पे, इंडियन करेंसी एक्ट का सेक्शन 21 पे, या कोई भी लोकल यूजेज जो कि इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा अलग है या कुछ डिफरेंट है, तो उस पर भी ये एक्ट नहीं दिक्कत देगा। और सेविंग्स ऑफ यूजेज रिलेटिंग टू हुंडीज, उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कमेंसमेंट हुआ था 1 मार्च 1882, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 2 जो है वो रिपेल्ड किया गया था रिपेलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1891 के द्वारा। सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो कहता है सिर्फ बैंकर के बारे में बताता है। और बैंकर कौन होते हैं, तो एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, और एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, वो क्या कहलाते हैं, बैंकर कहलाते हैं। चैप्टर 2 पे आते हैं और देखते हैं ऑफ नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, जिसका सेक्शन लिमिट है सेक्शन 4 से लेकर 25 तक। अब इस चैप्टर को पढ़ने से सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में 4 से लेकर 25 तक में सबसे पहला सेक्शन पढ़ना है 13, क्योंकि इससे पढ़ने के बिना और कोई सेक्शन हम लोग तुरंत पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या इसी को डिफाइन करता है, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है अभी। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या, वो सेक्शन 13 में डिफाइंड है, जो कहता है अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइडर टू ऑर्डर और बियरर। प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है, तो मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है, ये सब मिला के क्या कहलाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और कैसे पे होता है, या तो ऑर्डर से या तो बेयरर को, इसी के मदद से ही वो क्या हो सकता है, पे हो सकता है। इसका 3 एक्सेप्शन है, जल्दी जल्दी एक्सेप्शन को डील कर लेते हैं। पहला एक्सेप्शन कहता है कि ये जो है पेबल टू ऑर्डर होगा, ये तीनों जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर के द्वारा पेबल होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या तो बियरर, जिसके पास ये बियरर है, जिसका पास ये तीनों चीज है, जिसके हाथ में लास्ट इंडोर्सर है जो, उसको ये पे हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो हम लोग जल्दी से डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लेनेशन 3 क्या था। मान लीजिए कोई भी प्रोमिसरी नोट्स है या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, वो क्या होता है, वो जो होता है वो बेसिकली कहा जाता है कि एक स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर के द्वारा, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर के द्वारा क्या होगा, वो पे होगा। मान लीजिए ए एक स्पेसिफाइड पर्सन है, ए के ऑर्डर के बाद ही क्या होगा, ए अगर ऑर्डर करता है कि सी को, ए का ऑर्डर कौन है, सी, उसको पे किया जाए, तभी ये पे होगा। इज एक्सप्रेस टू बी पेबल इन द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर। और अगर उसमें ये एक्सप्रेस लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर को, मतलब सी को, और स्पेसिफाइड पर्सन को भी नहीं मिलेगा, तब पर भी ये ऑप्शन किसका है, ये स्पेसिफाई पर्सन का ऑर्डर है। या तो वो खुद रख सकता है या तो वो अपने ऑर्डर को वो क्या कर सकता है, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट दे सकता है। ये राइट किसके पास चला जाता है, उस स्पेसिफाई पर्सन के पास, जिसके पास ये राइट है ऑर्डर करने का कि इसको, इस आदमी को बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक दे दिया जाए। उसके पास ये राइट है कि वो तीनों खुद, मतलब खुद ले सकता है और खुद उसको जाके भजा सकता है, या तो उस अपने ऑर्डर को क्या कर सकता है, दे सकता है, और उसको क्या कर सकता है, भजा सकता है। अगर ये उस पर लिखा भी हुआ हो कि इन लोग को नहीं मिलेगा फिर भी। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह का होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। लेकिन इंस्ट्रूमेंट और भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिया में बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो कि फॉरेन में क्रिएट किया गया। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बनाया गया और उसको अंतर नहीं किया जा सक रहा है कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, और आपके कंसिडरेशन पे कि इसको जो भी ट्रीट कर सके, इसको कहते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑफ डिमांड, तो जो इंस्ट्रूमेंट पेबल होता है डिमांड में, उसको इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑफ डिमांड करता है। और एक इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि खुद ही एक पेपर में बना के उसको साइन करके उसमें स्टैम्प पेपर लगा दिया जाए, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट को इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्लासिफिकेशन होता है ना एक कैसे कैसे, तो सबसे पहले टाइम पे बेस्ड होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पेबल ऑन टाइम होगा, या तो ऑर्डर पे पेबल होगा, या तो बियरर पे पेबल होगा जिसके पास लास्ट एंडोर्समेंट है, या फिर पेबल ऑन डिमांड, जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो जब भी डिमांड होगा तब क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा। सेक्शन 4 देखते हैं, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होना चाहिए। सबसे पहले ये क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होना चाहिए, और बैंक नोट और करेंसी नोट ये नहीं होगा। तो प्रोमिसरी नोट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग में होना चाहिए, बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होगा। ये क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अनकंडीशनल मतलब क्या, यहाँ कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। और अंडरटेकिंग का मतलब क्या, कि जो व्यक्ति प्रोमिसरी नोट बना रहा है वही क्या है, अंडरटेकिंग है। मतलब बी को अगर वो प्रोमिसरी नोट दे रहा है तो बी क्या है, ए से ही क्या करेगा, पैसा मांगेगा। और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए और जो बनाया है वही पैसा देगा। साइन होना चाहिए मेकर के द्वारा, पे अ सर्टेन मन, एक सर्टेन मन होना चाहिए, एक सर्टेन मनी होना चाहिए, एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए, और टू बियर द इंस्ट्रूमेंट। पे कौन होता है, हु गेट्स द पेमेंट, मेकर कौन होता है, तो हु गिव्स द पेमेंट। ए साइन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म, ए आई प्रॉमिस टू बी ऑर्डर ऑफ ₹500। तो ये क्या है, एक प्रोमिसरी नोट है। इसका एसेंशियल क्या है, जो राइटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और प्रॉमिस होना चाहिए, अंडरटेकिंग टू पे होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, पार्टी सर्टेन होना चाहिए, पेबल टू ऑर्डर और बियरर होना चाहिए। पेबल टू बियरर और ऑर्डर, एनआई जो है ये परमिट करता है कि करेंसी नोट क्या है, प्रोमिसरी नोट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आरबीआई एक्ट क्या करता है, ये परमिशन नहीं देता है कि प्रोमिसरी नोट वो नहीं है। सेक्शन 5 बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो राइटिंग होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था प्रोमिसरी नोट। ये अनकंडीशनल ऑर्डर क्यों है, तो इसमें मान लीजिए ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और वो बी को देता है, और क्या बोलता है कि जब भी बी ऑर्डर करेगा तो सी क्या करेगा, उसको पे करेगा। तो ये ऑर्डर पे है कि क्या करना है, पे करना है, वो खुद नहीं पे कर रहा है, इसलिए इसको अनकंडीशनल ऑर्डर कहेंगे। साइंड होता है मेकर के द्वारा, एक सर्टेन मनी होता है और सर्टेन पर्सन होता है, बियरर होता है इंस्ट्रूमेंट का। यही है सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक्स क्या है, तो चेक यही है चेक। Check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। एक स्पेसिफाइड बैंकर को द्वारा मेड होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक पार्ट है, और वो डिमांड पे ही क्या होता है, पे हो सकता है। और 2 तरह का चेक होता है, एक ट्रांसकुलेटेड चेक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक। तो आइए आगे बढ़ते हैं चेक में। चेक में 3 पार्टी होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉवर होता है जो मेकर होता है चेक का, पेई होता है जो गेट
चेक पाता है, और ड्रॉई जो होता है बैंक होता है जो कि उस चेक को भजा के दे देता है पेई को। टाइप्स ऑफ चेक में दो तरह का चेक होता है, एक चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, साइन सिक्योर सिस्टम की मदद से, डिजिटल सिग्नेचर की मदद से क्या हो, वो चेक दे दिया जाए। एक ट्रंकुएटेड चेक होता है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा चेक जो कि इमीडिएटली पे हो। पहले क्या होता था कि पहले चेक भजाने में बहुत टाइम लगता था, अब क्या हम लोग बैंक में जाते हैं, एक मशीन होता है उसमें चेक डालते हैं, वो सारा चीज स्कैन लेता है, साइन स्कैन लेता है, और इमीडिएटली एक्शन करके क्या होता है, सारा पैसा अकाउंट में आ जाता है। इसको कहते हैं ट्रंकेटेड चेक। तो ये दो तरह का चेक होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेशन द एक्सप्रेशन क्लियरिंग हाउस मीन द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द आरबीआई, और फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्सप्रेशन मींस असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और कंप्यूटर रिसोर्स डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल हैव बीन द सेम मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू द। और ये जो भी इसमें क्रिप्टो सिस्टम या कंप्यूटर रिसोर्स या डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक साइन है, वो आईटी एक्ट में डिफाइंड है, उसी के द्वारा ये ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 7 जो है ड्रॉवर और ड्रॉवी का बात करता है। हम बताएं कि मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर कहते हैं, और पर्सन जो कि डायरेक्ट करता है पे करने के लिए उसको ड्रॉई कहते हैं। जैसा कि वहां भी ड्रॉई सेम था, यहाँ भी ड्रॉई सेम है वहां, और यहाँ पे बेसिकली ड्रॉवर कौन था, वो मेक्स चेक, ड्रॉई कौन था, बैंक था जिसको बोला गया है चेक पे करने, तो यह ड्रॉवर ड्रॉई वही चीज है। ड्रॉवर इन केस ऑफ मिंट, जब बैंक बिल जो है या कोई भी endorsement है जो नेम ऑफ ए गिवन पर्सन इज एडिशन टू द ड्रॉवर टू बी रिसोर्टेड इन केस ऑफ नीड, सच पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मान लीजिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना और बिल ऑफ एक्सचेंज का जो डिमांड हुआ, और डिमांड क्या हुआ, वो बेसिकली डिमांड फुलफिल नहीं किया गया। जब डिमांड फुलफिल नहीं किया गया तो उसमें एक आदमी का नाम दिया रहता है कि वो जो अब केस ऑफ नीड होगा तो क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। तो ऐसा सिस्टम में उसको क्या कहेंगे, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एक्सेप्टेड, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करे, एसेंट दे, और उसका जो भी था उसको कर ले, वो क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो गया, प्रोटेस्टेड हो गया, नॉट एक्सेप्टेड हुआ, तो जो भी जैसे ही वो डिसऑनर या नॉट प्रोटेस्टेड कर दिया गया और नॉट एक्सेप्ट किया गया, और जैसे ही कोई आके बोले कि हम पूरा पैसा चुकाएंगे, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड फॉर ऑनर। पेई कौन होता है, तो जिसके नेम पे इंस्ट्रूमेंट बनता है, जिसको पेमेंट लेना होता है, उसको पेई कहते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है, होल्डर कौन होता है, तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक का जो भी इंटाइटलमेंट करता है, जिसके नाम पे वो नेम पे वो तीनों चीज बना रहता है, जिसको रिसीव या रिकवर करने का अमाउंट राइट रहता है, पोजीशन रहता है, वही क्या होता है, होल्डर होता है। और व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज या जो भी है वो नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो होल्डर इन द जिसका नाम पे होल्डर है वो इंटाइटल होता है सच लॉस और डिस्ट्रक्शन का। 9 बात करता है होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, तो मान लीजिए ए एक आदमी था जिसका ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट था, वो क्या मिल जाता है, बी को मिल जाता है, और बी क्या करता है, उसको सी को दे देता है, और सी को तो सी को ये सब कुछ पता नहीं रहता है कि ये इसका था और इसको मिला है, और ये गुड फेथ में क्या करता है, इससे वो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट ले लेता है और उसको भजा देता है। तो ये क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, जब ले लेता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। और इसमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले कंसिडरेशन होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है या प्रोमिसरी नोट है उस पे जो है डेट जो है एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो आदमी क्या हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। एडवांस में वो क्या हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मान लीजिए किसी और का नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज था या चेक था और या प्रोमिसरी नोट था, और हम जो पेमेंट करने वाला था उसको ये पता नहीं था कि ये जो है फ्रॉडेंटली लिया जा रहा है, और वो गुड फेथ में क्या करता है, पेमेंट कर देता है, तो इसको कहते हैं विदाउट एनी नेग्लिजेंस, तो उसको कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 14 बात करता है निगोशिएशन का, जब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है ट्रांसफर्ड कर दिया जाए किसी भी पर्सन के द्वारा, पर्सन जो होल्डर बन जाए उसको कहते हैं नेगोशिएट कर देना ये बिल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। सेक्शन 15 क्या है, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है, तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे क्या हो, कोई भी मेकर या होल्डर जो है कुछ साइन करके कुछ स्लिप जो है या कोई पेपर एनेक्स कर दे और उस पर साइन कर दे, उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बेसिकली, और उसको क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और इन फुल, तो इफ द एंडोर्सर साइन द हिज नेम ओनली, सिर्फ अगर नेम साइन किया गया है तो वो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो जाएगा, और उसके साथ कोई डायरेक्शन है कि कैसे अमाउंट पे होगा या कुछ भी होगा या किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे होगा, तो उसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। सेक्शन 18 बात करता है व्हेन अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली, एक चेक होता है तो चेक में 2 जगह हम लोग को अमाउंट भरना रहता है। एक तो अमाउंट होता है जो वर्ड में भरना रहता है, और एक अमाउंट होता है जो कि इसमें भरना रहता है,
अल्फाबेट, और एक अमाउंट होता है नंबर में भरने वाला। तो जब इस सिचुएशन में क्या हो, दोनों का अमाउंट डिफरेंट हो, तो जो वर्ड में लिखा गया है उसी को क्या किया लिया जाएगा, अंडरटेक कर लिया जाएगा और उसी अमाउंट पे क्या कर दिया जाएगा, पे किया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आदमी कभी नंबर्स में गलती कर सकता है, लेकिन वर्ड जो है बहुत बड़ा होता है और देर तक लिखना पड़ता है, तो उसमें कभी भी आदमी गलती नहीं करेगा। ये प्रिजम्पशन पे क्या किया जाता है, वर्ड को बेस मान लिया जाता है। सेक्शन 21 बात करता है एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। तो इन अ प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेशन एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट ऑन डिमांड। एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट जब भी एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट होगा तो इसका मतलब ऑन डिमांड पे क्या हो जाएगा, वो पे हो जाएगा। और आफ्टर साइट का मतलब होता है मींस इन अ प्रोमिसरी नोट आफ्टर द प्रेजेंटमेंट ऑफ साइट इन अ बिल आफ्टर द एक्सेप्टेंस और नोटिंग नथिंग फॉर द एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस देन बी पेबल एंडोर्सर। तो आफ्टर साइट का मतलब होता है कि प्रोमिसरी नोट में जब प्रेजेंटमेंट हो जाए साइट पे और बिल ऑफ एक्सचेंज में जब एक्सेप्टेंस हो जाए तभी क्या होगा, उसका डिलीवर होगा पोजीशन, पैसा डिलीवर होगा। मेच्योरिटी क्या होता है, तो जिस मेच्योरिटी पे फॉल कर गया ड्यू, जिस मेच्योरिटी पे वो जो पीएन था और बीओई था वो क्या हो गया, ड्यू हो गया, उसको क्या कहते हैं, मेच्योरिटी पीरियड कहते हैं। डे ऑफ ग्रेस क्या होता है, तो एवरी प्रोमिसरी और बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट इज एट मेजॉरिटी ऑन थर्ड डे। और एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट के अलावा जो आफ्टर साइट होता है वो अगर होता है और उस पे एक्सेप्टेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। इन 3 दिन में क्या रहता है, 3 दिन के बाद क्या करना पड़ता है, उसको पे कर देना पड़ता है। लेकिन ये एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट के लिए नहीं है, आफ्टर साइट के लिए 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। कैलकुलेटिंग मेच्योरिटी ऑफ बिल और नोट पेबल सो मेनी मंथ आफ्टर द डेट ऑफ साइट। मान लीजिए 3 मार्च को बनाया गया था एक इंस्ट्रूमेंट और बोला गया आज से 5 महीना बाद क्या होगा, वो मेच्योर होगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आज से ये कब जाके अगस्त में जाके ये क्या करेगा, इसको निगोशिएट करने के लिए देगा और बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सचेंज करवाने जाएगा। तो कब जाएगा, तो इसका 5 महीना मतलब 3 तारीख से एग्जैक्ट 3 अगस्त तक जाके क्या होगा, उसका डेट ऑफ मेच्योरिटी जो है वो कैलकुलेट होगा। इसमें बेसिकली यही बात किया गया और इसमें ज्यादा और कोई बात हुआ नहीं है। सेक्शन 14 बात करता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेनी डेज आफ्टर डेट ऑफ सेट बिल ऑफ एक्सचेंज नॉट पेबल सो मेनी डेज इन कैलकुलेटिंग द डेट एट विच प्रोमिसरी और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल सर्टेन नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डेट ऑफ सेट and after the event the day of the date is presentment for acceptance or site is to be provided non accepted when the event shall be excluded। तो ये भी उसी का है कि कब उसको क्या कैसे कैसे डेट कैलकुलेट करेंगे, मेच्योरिटी जब हो जाएगा बिल का तो उसी का बात करता है। वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सब सेक्शन, ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 25 जो बात करता है कि जब मेच्योरिटी जो है जिस दिन हो रहा है उस दिन मान लीजिए हॉलीडे हो जाए तो उसके जो नेक्स्ट डे जो बिजनेस डे होगा उसी को क्या मान लिया जाएगा, मेच्योरिटी डेट मान लिया जाएगा, ड्यू डेट मान लिया जाएगा। और पब्लिक डे हॉलीडे कौन इंक्लूड करता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में डालता है वही क्या कहलाता है, पब्लिक हॉलीडे कहलाता है। और गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि और कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर अप करने चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।